Assalamu alaikum. My name is Fatima Haider. I am the student of BS Clinical Psychology, 5th semester from USKT, University of Salcott. Today we will discuss about narcolepsy, the sleep disorder. So let's start with the contents. The contents are: what is narcolepsy, what are the symptoms of narcolepsy, causes of narcolepsy, risk factors of narcolepsy, treatment of narcolepsy. So first one, introduction. What is narcolepsy? It is a disorder in which ability to regulate sleep wake cycle is impaired. ये वो वाला डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी एबिलिटी है जो कि रेगुलेट करती है हमारी स्लीप साइकिल को, हमारे वेक साइकिल को, वो इम्पेयर्ड होती है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती है, वो डिसरप्टेड होती है. एक जो हमारी नॉर्मल बाउंड्रीज़ होती हैं स्लीप और वीकनेस के दरमियान में, नॉर्मल हमारी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो जो है वीक होती हैं, जिसकी वजह से हम फ्रिक्वेंटली जो है वो लैप्सेस फेस करते रहते हैं. मतलब हमें झटके लगते रहते हैं, हम अक्सर औकात सो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता. ठीक है. कोई ऐसे एलिमेंट्स जो है ना वो अकर होते हैं स्लीप के वाइल द पर्सन इज़ अवेक. बंदा जाग रहा होता है, इंसान जाग रहा होता है जो कि नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहा है, बट वो इस तरह के एलिमेंट्स जो है ना वो फेस करता है स्लीप के, जिससे ऐसा लगता है वो सो रहा है. ठीक है. उसको अटैक्स आ रहे होते हैं स्लीप के. मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड. Narcolepsy is chronic sleep disorder characterized by overwhelming daytime drowsiness and sudden attacks of sleep. अगर हम फर्दर इसकी डेफिनेशन समझें ये, तो ये क्या है? क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज्ड किया जाता है डे टाइम ड्रॉजीनेस से और सडन अटैक्स ऑफ स्लीप. हमारी सडन अटैक्स ऑफ स्लीप और ड्रॉजीनेस जो डे टाइम में हमें फेस करनी पड़ती हैं उसे करेक्टराइज किया जाता है नार्कोलेप्सी को. In this type of disorder we find difficulty to awake for long period of time. इस डिसऑर्डर में हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि हम ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकते. सर्कमस्टांसेस जो है ना वो इसमें मैटर नहीं करते कि हम किन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं. हम लेक्चर में बैठे हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम दो बातें कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, इसमें सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते. और जिसकी वजह से ये जो है ना सीरियस डिसरप्शन हमारी डेली लाइफ में वो कॉज करता है. पीपल विद नार्कोलेप्सी फॉल एस्लीप विदाउट वार्निंग. कोई भी वार्निंग के बगैर ये जो है वो स्लीप सो जाते हैं. अगर वो टाइम भी मैटर नहीं करता और जगह भी मैटर नहीं करती, कहीं पे भी किसी भी टाइम जो है ना ये सो सकते हैं जो कि नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं लोग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, A person may be walking or talking with friends and suddenly nod off. अगर कोई पर्सन है वो बातें कर रहा है या चल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो सडनली जो है ना वो सो जाएगा. ठीक है. और कुछ मिनट, मोर देन हाफ एन आवर वो सोता रहेगा और फिर जब उठेगा तो वो बहुत रिफ़्रेश्ड होगा. ठीक है. जब वो रिफ़्रेश्ड हो, नॉर्मल पीपल के साथ क्या होता है, वो आधा घंटा सो लें या आधे घंटे से ज़्यादा सो लें तो हम रिफ़्रेश उठते हैं, फिर हमारे लिए काम करना 4-5 घंटे बहुत आसान होता है. बट नार्कोलेप्सी के केस में क्या होता है कि इवेंचुअली वो थोड़ी ही देर बाद दोबारा से उसी स्टेट में चले जाएंगे कि वो थका हुआ फील करेंगे, थोड़ा लेस फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे अपनी बॉडी में. ठीक है. सो मूविंग ऑन द सिम्टम्स. फर्स्ट वन इज़ एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस. एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस में क्या होता है कि हम डे टाइम की जो स्लीप है, जो डे टाइम का सोना है, वो एक्सेसिवली ले रहे होते हैं. ठीक है. हम एक्सेसिवली दिन के टाइम सो रहे होते हैं. सडन लॉस ऑफ मसल टोन. इसमें जो है ना इस सिम्टम में हम अपने मसल्स में और बॉडी पार्ट्स में कंप्लीट वीकनेस फील करते हैं. स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस में हम अच्छा, ये जो सिम्टम है ये 2 टाइम्स अकर होता है, 2 सिचुएशन में अकर होता है. या तो ये अकर होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, या हम एक उस स्लीपी कंडीशन में जा रहे होते हैं तो हमें फेस करना पड़ता है. अब इसमें होता क्या है कि हम बोल सकते हैं, हमारी जो एबिलिटी होती है बोलने की और हिलने की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. ठीक है. और या हम दूसरी किस सिचुएशन में फेस करते हैं जब हम जाग रहे होते हैं.
जब हम अपनी नींद से सुबह के टाइम जाग रहे होते हैं तब हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि इन 2 सिचुएशंस में हम फील कर सकते हैं। फोर्थ वन है चेंज इन रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप। REM वो सिचुएशन होती है या वो स्टेज होती है सोने की जहाँ पे हम ख्वाब देखते हैं, ठीक है। अब ये जो है हम ये वाली जो स्टेज है इसमें अक्सर औकात चेंजिंग होती है जो उन लोगों में जो नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहे होते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं वो इस स्टेट में, उनको इस स्टेट तक पहुंचते हुए 1 आवर तकरीबन लगता है, बट जो नार्कोलेप्सी के लोग होते हैं वो 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स वो इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हेलुसिनेशन है लास्ट वन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सन है जो नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहा है उसको लगेगा कि कोई स्ट्रेंजर है वो उसके रूम में है, और वो स्ट्रेंजर जो है ना उसके बेड के पास है और वो उस पर स्टे कर रहा है, उसको घूर रहा है। और इसके अलावा जो है ना वो एक्सपीरियंस जो वो ड्रीम्स में देख रहा है, जो उसके ड्रीम्स है वो एज एन रियलिटी एक्सपीरियंस करेगा, उसकी रियलिटी के साथ लिंक नहीं है बट वो एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस इज़ हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट वन है कॉजेस। अगर हम कॉजेस को देखें तो नार्कोलेप्सी की जो एग्जैक्ट कॉज है जो हम कह सकें कि ये एक एग्जैक्ट ये कॉज है जो कि नार्कोलेप्सी डेवलप करती है डिफरेंट पर्सन्स में, वो हमें अभी तक नहीं पता चली। हाउएवर देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़ दैट कॉज नार्कोलेप्सी। फर्स्ट वन जो है वो ब्रेन एरिया है। हमारा जो ब्रेन पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है नेम्ड एज हाइपोक्रेटिन। हाइपोक्रेटिन के नाम से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो स्टेबलाइज़ करता है हमारे वेकफुलनेस को और स्लीप। ये सारे जो साइकिल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको स्टेबलाइज़ करता है। जब हम इसमें डिसरप्शन जो है ना वो फेस करनी पड़ती है इस पार्ट के ब्रेन के पार्ट में, तो जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हम नार्कोलेप्सी से सफ़र कर सकते हैं। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो इट ऑल्सो लाइकली द जेनेटिक्स प्ले आ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। वो रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी में। बट अगर हम रिस्क की बात करें कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में से कोई सफ़र कर रहा है नार्कोलेप्सी से, तो इसमें ये चीज़ आ जाएगी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आप डेवलप कर सकते हो नार्कोलेप्सी वो सिर्फ 1% है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो एज आ जाती है, क्योंकि नार्कोलेप्सी जो है ना वो यूजुअली बिगिन होती है उन लोगों में जो कि 10 से 30 इयर्स के दरमियान में होते हैं। अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें रिस्क फैक्टर में, तो यू आर एट रिस्क अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर सफ़र कर रहा है नार्कोलेप्सी से, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो परमानेंट क्योर ऑफ नार्कोलेप्सी। कोई परमानेंट क्योर नहीं है नार्कोलेप्सी का। अगर हम कहें कि हम इतने ड्यूरेशन में ये मेडिसिन लेंगे या ये साइकोथेरेपी लेंगे तो हम बिल्कुल क्योर हो जाएंगे, हम नार्कोलेप्सी से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बट हम काफ़ी कुछ है चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं नार्कोलेप्सी के सिम्टम्स। देयर आर सम मेडिकेशन यूज टू मैनेज नार्कोलेप्सी। स्टिमुलेंट्स जो है ना वो यूज़ की जाती हैं टू ट्रीट स्लीपीनेस। एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती हैं REM स्लीप्स को के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ ट्रीट करने में। सोडियम ऑक्सीबेट जो है ना वो कैटालेप्सी के साथ ट्रीट करने में यूज़ होती हैं। और इसके अलावा जो है ना हम साइकोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं उन लोगों पे जो कि नार्कोलेप्सी से सफ़र कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने स्लीप इश्यूज़ को मैनेज कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दैट यू एन्जॉयड माई वीडियो। थैंक यू सो मच।